Hello, good morning, students. How are you, beta? I hope you are very well at your place. Today we are going to our new topic land utilization. लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में आज हम रीड करेंगे कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, कि भूमि का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो कैसे करना है। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। हम भूमि के जो रिसोर्स हैं उनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए करते हैं। पर्पस है ना, कई उद्देश्यों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट के लिए, वन बनाने के लिए, वन उगाने के लिए, वन का एरिया कवर अप करते हैं हम। नेक्स्ट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जो कृषि के लिए जो काम की नहीं है उस भूमि का यूज किया जाता है, जैसे बैरन एंड वेस्टेड लैंड, जो बंजर भूमि होती है, जो कृषि करने के योग्य नहीं होती है। सेकंड है लैंड पुट ऑन टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। यानी कि गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जैसे कि किसी भी अदर तरीके की भूमि जिसके ऊपर परती भूमि होती है, जिसको ये बोला जाता है, और मतलब कृषि अयोग्य भूमि होती है, उसका भी किसी भी तरीके से यूज नहीं होता है। तो इसके भी क्या है, परमानेंट पोस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जो क्या होती है, स्थानीय चरगाहें होती है, अन्य गोचर भूमि बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आता है लैंड अंडर मेस्केलेनियस ट्री ग्रुप्स ग्रोव्स, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग तरीके के वृक्ष, पेड़, फसलें, वन वगैरह लगा दिए जाते हैं इस तरह की भूमि में। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है, कृषि योग्य बंजर भूमि है, उसको क्या कर लिया जाता है, अलग से किया जाता है, और उसको 5 से अधिक वर्षों के लिए खेती न की गई हो, जिस पे अलग से रख दिया जाता है। उसको 4-5 साल जिस पे खेती नहीं की गई होती है, उन भूमि का भी बाद में यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है फैलो लैंड्स, यानी परती भूमि। उसमें क्या आ जाता है कि जो एट प्रेजेंट में, करंट फैलो जो होती है एट प्रेजेंट में, जहाँ एक ही कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो, मतलब थोड़े से टाइम के लिए उसको खाली छोड़ दिया गया हो। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यहाँ पे बी पार्ट, अदर देन करंट फैलो, यानी कि जो वर्तमान प्रतिभूमि है उसके अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि जो 1 से 5 वर्षों से खेती न की गई हो, खाली छोड़ रखी हो, इस तरीके की भूमि का बार बार जिक्र हो रहा है, जो मतलब वेस्ट के लिए छोड़ रखी हो। नेट शोन एरिया, जिसका कोई बोया गया क्षेत्र न हो, खाली पड़ी हो, वो भी सेम यही है। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इन नोन एज ग्रोज क्रोप्ड एरिया, यानी कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए। ठीक है, अधिक समय से बोए गए क्षेत्र को एक शुद्ध बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो वह एक एकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। उसको बोलते हैं ग्रोस क्रोप्ड एरिया कहते हैं उसको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, लैंड यूज पैटर्न्स इंडिया। इसके अंदर क्या होता है कि बेटा जो मतलब भारत के अंदर जो भू उपयोग है उसका प्रारूप तैयार करना होता है। उस पैटर्न के अंदर भू उपयोग में क्या निर्धारित करने वाले तत्वों में क्या होता है कि भौतिक कारक जो कि फिजिकल फैक्टर्स है उनको यूज किया जाता है, जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, सोयल टाइप्स कैसी है, इन चीज़ फैक्टर को सारों को मतलब मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों का यूज किया जाता है। और इसमें क्या कहा गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ये वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनसंख्या है का घनत्व है, और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो कैसा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सारा काम किया जाता है। इसके बाद में भाई ये चीज़ें हमारे आ रही है, इस तरह का ग्राफ सा है, ये ग्राफ आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके बाद में हम करते हैं इसको जो टोटल है ना जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का 3.68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो जो पूरे भारत का जो
3.2 जो वर्ग स्क्वायर है वो है ना, वो क्या है कि इतना एरिया है जो जियोग्राफिकल है, भौगोलिक क्षेत्र है उसका। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। यानी कि भारत का जो एरिया तो हमने बता दिया कि 3.28 मिलियन है। इसके बाद भी क्या है कि परंतु इसके 93% भाग के ऊपर क्या है कि भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि जो पूर्वी जो क्षेत्र है, जो मतलब ईस्ट एरिया है, वहाँ के जो क्षेत्रों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आगे भी लिखा गया है इसके अंदर कि इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है अभी तक। हमारे को नहीं पता है कि कितनी भूमि है, कहाँ है, किस एरिया में क्या किया जाएगा। आगे क्या कह रखा है कि द लैंड अंडर परमानेंट पोस्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज, यानी स्थानीय चरागाहों के अंतर्गत की भूमि बहुत कम है। वहाँ पे क्या है कि पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चरागाह उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, वर्तमान परत भूमि, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है और उनके बारे में आगे से आगे खोज की जाती है, सर्च किया जाता है इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है जी। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है वो थोड़ा सा वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि hence these land are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the sown area then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reported area। यानी कि ये क्या है कि इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में उनको 1 या फिर 2 बार बोया जाता है इस भूमि को, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र से शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुछ कुल जो सूचित क्षेत्र है उनमें 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है, बाकी पर नहीं हो सकती। आगे का पैटर्न क्या कहता है इसके अंदर, जो नेक्स्ट पैटर्न है वो ये कह रहा है कि जो शुद्ध तरीके से बोए गए क्षेत्र है वो के जो कम अनुपात के बारे में क्या है कि जो मतलब बोए गए क्षेत्र है ना उनका प्रतिशत भी अन्य राज्यों में जो भिन्न भिन्न अलग अलग है, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में जैसे 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह दे रखे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 10% पे ही हमारी एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है। ठीक है जी। फॉरेस्ट एरिया इन दिस कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या है, लोअर देन द डिजायरेबल 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, सिर्फ 33% ही भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, बाकी सारा का सारा इसमें यूज नहीं होता। ठीक है जी। वो क्या है, बाहर की सारी भूमि क्या है, इसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम ही है, वहाँ पे कम ही ऐसे एरिया है जहाँ पे वन है, बाकी क्या कर लिया जाता है, किसी न किसी तरह उसको यूज कर लिया जाता है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा क्या हो जाती है, परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है, और भू उपयोग का एक भाग क्या है, बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में क्या होता है, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय जो भूमि है वो उसके अंदर शामिल होती है और उसके अंदर आती है। इसमें क्या हो जाता है कि जो कुछ जैसे मान लो ए पार्ट ऑफ लैंड इज फॉर्म्ड एज वेस्ट लैंड, तो इसमें क्या होता है, गैर भूमि कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में जैसे सड़कें वगैरह आ गई, इसके बाद लंबे समय तक क्या होता है, लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना की जाती है, लगातार भू उपयोग होता है, जिसके कारण भू संसाधन जो है, जो हमारी लैंड रिसोर्सेज है वो क्या है, उनका निम्नीकरण हो जाता है, हो रहा है, उनका धीरे धीरे उपयोग कम हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण में गंभीर आपदा आ सकती है, यानी कि क्या आ सकती है, सीरियस रिप्रिक्यूशंस आ सकती है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा
वेट ये चेक कर लूँ कितने में। ये वाला लैंड डाइग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसमें क्या होता है, भूमि का नवीनीकरण और संरक्षण कैसे किया जाए इसका। तो इसके लिए भूमि एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी जो हमारे पास है, क्योंकि ये तो ऐसे तो है नहीं कि बढ़ जाएगी एकदम से फैल जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि हम भोजन, मकान, कपड़े की कमी, मूल आवश्यकताएं जो 95% तक भाग जब भूमि के में से प्राप्त करते हैं। और मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का नवीनीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले जो प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिला है हमारे को। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ मतलब हेक्टेयर भूमि हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर। बाकी की जो भूमि है वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगभग 28% जो भूमि वो निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है और 56 जो है वो क्या हो रही है, हमारी सारी की सारी क्या है, अपर्दित है। मतलब किसी न किसी तरह से वो सुरक्षित है, उसके अंदर का भाग जो है वो किसी न किसी तरह से यूज नहीं हो पा रहा है। उसका मतलब भूमि खेती करने के लिए यूज नहीं हो रहा है, वैसे उसका यूज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद क्या हो रहा है कि जो खनन के उपरांत खदानों स्थानों के बारे में जो भी बातें होती है हमारी, जैसे कि तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जैसे कि खनन वगैरह होने के बाद क्या हो रहा है, भूमि के अंदर क्या है कि गहरी खाइयाँ, मलबे के स्थान खुला छोड़ दिया जाता है। और खनन के कारण क्या, जैसे कि झारखंड दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, ये देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत अधिक पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। और इन सब के उत्पन्न होने के बाद भी जलाक्रांत भी भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा मतलब इस तरीके से उस भूमि का उपयोग कर लिया गया, उस पर खेती नहीं की जाती है। मेन मतलब ये है इसका कहने का, सारी की सारी भूमि के ऊपर खेती नहीं की जा रही है, वहाँ पे उसका किसी न किसी तरीके से यूज किया जा रहा है। और पिछले तो कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि देश के जो कई भागों के अंदर तो ना जो औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि पे ही जा रहा है, यूज किया जा रहा है। खुले के अंदर पानी गंदा छोड़ दिया जाता है तो वो भूमि तो रुक गई ना वहाँ से। इस तरीके से इसका संरक्षण हो रहा है, इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इधर आ गया, ये रहा। लास्ट में क्या है कि भूमि के निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे कि वनारोपण कर देना, चरागाह का उचित प्रबंधन उसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षक मतलब शेल्टर बेल्ट बना देना, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियाँ लगा के मतलब किसी न किसी तरह इस भूमि को कम उपयोग करके और कृषि के लिए ज़्यादा उपयोग करना, इस तरह का कम भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है इससे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सोयल एज ए रिसोर्स, मृदा का संसाधन। उसके अंदर क्या किया जाता है कि मिट्टी जो है ना, और सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारा बहुत ज़्यादा नेचुरल भी है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर तरह तरह के जो जीवों का पोषण भी करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है हमारे पास, लिख रखा ना टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चाव, जनक, शैल तथा स्तर, शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक, प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन मतलब इस तरह की चीज़ों का प्रयोग जो है करके ही भूमि को बनाया जाता है, उस जगह को बनाया जाता है। और मृदा जैव अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है ये,
दो तरह के। ठीक है जी। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में उनके रंग की, गहराई की, मतलब सारी चीज़ों की, ये देखो कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, सारा कुछ आता है उसके अंदर। और उस अगर किसी भी क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में क्या आ जाएगा कि भारत में क्या है, कई तरह की भूप्रा आकृतियाँ पाई जाती है, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसी के कारण उसमें मृदाएँ भी अलग अलग होती है। सबसे ओ लेवल सोइल की बात करेंगे। ओ लेवल सोइल के अंदर क्या होता है, ये जो है सोइल जो है ना काफ़ी विस्तृत रूप से फैली हुई है। ये देश की सबसे महत्वपूर्ण सोइल है। और इसके अंदर क्या होता है कि वास्तव में जितनी भी संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। और यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से के में जो कंकड़ वगैरह आते हैं बहकर, उनसे मिलकर के बनी है। और ये एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। और इसके जो जो ईस्ट एरिया है इनका, उसके अंदर क्या है कि तटीय मैदान है, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है वहाँ पर, जो कि डेल्टा भी जलोढ़ मृदा में से ही बने हुए हैं, ओलिवल। ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाता है हमारे पास, इनको सारियों को इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। कंकर, नोड्यूल, देंदा, यही टॉपिक होना चाहिए ना इसके बाद वाला। अरे नहीं यार, यहाँ पे आएगा ये रहा। इसमें क्या होएगा, ओलिवल सॉइल क्या है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यानी कि ये क्या हो जाती है, रेतीली भी होती है, सिल्ट भी होती है, और ये क्या क्ले टाइप में भी हो जाती है। और जैसे ही हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार भी बढ़ता जाता है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है पहले की कंपैरिजन में। इसका भाग क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद में एक पार्ट होता है जो कि इसका ये आगे दिखा रखा है कि जो क्षेत्र तराई और से होकर के आता है, और उसके अंदर क्या हो जाता है कि चोर सेटियर्स, इसे इनके नाम है इनके प्लेन्स के। Apart from the size of their grain or component, soil are also described on the basis of their age। यानी कि ये अपनी क्या है, काफ़ी टाइम के जो कणों के आकार और घटकों की मृदाओं की पहचान जो उनकी आयु से भी की जाती है कि इतने टाइम से ये इसके अंदर दबे हुए थे। और इनकी आयु के आधार पर ही क्या किया जाता है, इनकी पहचान भी की जाती है। जलोढ़ मृदाएं जो है दो प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी होती है, एक तो इसके अंदर दिखाई गई है हमारे को बांगर, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है बांगर, और दूसरी है खंडर। इनको बोलते हैं ओल्ड ओलिवल सोइल और दूसरे को बोलते हैं न्यू ओलिवल सोइल। जो बांगर जो लिखी गई है ना, बांगर के अंदर क्या होता है, मृदा में कंकर और जो ग्रंथियों की मात्रा वो ज़्यादा होती है। और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, छोटे कण पाए जाते हैं, छोटी मात्रा में इनके अंदर क्या होते हैं, मात्राएं होती हैं इनकी। इसके बाद में क्या आ जाती है, बांगर के बारे में ये सारा का सारा यहाँ से डिटेल में लिखा जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में क्या, ओलिवल सोइल है जो होल आर वेरी फर्टाइल। जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा क्या होती है, उसके अंदर फास्फोरस होता है, पोटाश होता है, मतलब इस तरह का एसिड उसके अंदर मिला हुआ होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। जिनमें गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाज भी आसानी से उगाए जा सकते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के अंदर क्या होता है कि ये मृदा काला रंग होता है। ये क्या होती है, रेगुर सोइल भी कहलाती है, इसको रेगुर सोइल भी कहलाती है। इसमें कपास की खेती ब्लैक कलर की होती है, इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है जी। और इसके अंदर जो बासमती चावल वगैरह भी अच्छे आसानी से उगाए जा सकते हैं। ठीक है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो है ना, इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, ये देखिए पठार के बारे में बता रखा है इसके अंदर, पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में ज़्यादा पाई जाती है इसकी मात्रा। और इनको क्या किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी मानी जाती है। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास, यहीं तक करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या आ जाते हैं
कि जनक उसे इसमें ये महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह के एरिया में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका एक मेन पॉइंट क्या आ जाता है कि ये काले रंग की मृदा होने के कारण इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या है कि गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है और जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर यह मृदाएं चिपी चिपी हो जाती है और ये जोतना इनको मुश्किल होता है। और इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ठीक है जी, इनका ये बताया गया। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है ये रेड सॉइल, येलो सॉइल, ये नेक्स्ट के अंदर करते हैं हम अभी इसको।